आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में फार्मा की मजीद 2 कंपनियों ने 700 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का पेशकश किया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया और लॉरस लैब्स इंडिया के नुमाइंदों ने आज वजीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए रियासत में अपने यूनिट्स कायम करने का पेशकश किया। प्रगति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान ग्रैन्यूल्स इंडिया ने तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए 400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का पेशकश किया। इसी तरह लॉरस लैब ने 300 करोड़ से रियासत में अपनी सरगर्मियां शुरू करने का वजीर मौसूफ को तयख्खुन दिया। ये 2 कंपनियां हैदराबाद के जेन्यूम वैली में अपनी सरगर्मियां शुरू करेंगी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रैन्यूल्स इंडिया के नुमाइंदों ने बताया कि दुनिया भर में 8 मकामात पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और दुनिया के 75 ममालिक में उनकी कंपनी की सरगर्मियां जारी हैं। फिलवक्त उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट यूनिट के तौर पर उभरी है। इस यूनिट को हैदराबाद के करीब गागलापुर में कायम किया जाएगा। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण प्रसाद ने इन तमाम तफसीलात से वजीर तारक रामाराव को वाकिफ करवाया। लॉरस लैब के CEO सत्यनारायण चाबा ने KTR को बताया कि उनकी कंपनी रियासत में 300 करोड़ की सरमायाकारी के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि 2 मरहलों में उनकी कंपनी सरमाया लगाएगी। 5 बिलियन डोज गुंजाइश वाले फॉर्मुलेशन फैसिलिटी यूनिट को यहां कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि फिलवक्त हैदराबाद के जेन्यूम वैली में लॉरस लैब का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। लॉरस लैब एंटी रेट्रोवायरस, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटीज़, एंटी आस्थमा और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से मुतालिक API तैयार करती है। इस मौके पर वजीर KTR ने रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली 2 फार्मा कंपनियों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कंपनी के जिम्मेदारों को तयख्खुन दिया कि उनके यूनिट के क़याम पर हुकूमत की जानिब से हर तरह की मदद दी जाएगी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट में बीजेपी कायद के मकान से रकम बरामद होने और उसके बाद पेश आए वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी कायदीन को ज़मनी इंतखाब में शिकस्त का क़वी इम्कान हो गया है, इसलिए अवाम की तवज्जो अपनी बदतरीन शिकस्त से हटाने के लिए इस तरह के ऊँची हरकतें कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत की आवाम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की क्या ताकत है और गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने कितने वोट हासिल किए थे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान पुलिस की तलाशी मुहिम मामूल के मुताबिक होती है, ये कोई नई बात नहीं है। पुलिस ने रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव, TRS रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दोबाग की उम्मीदवार सुजाता के मकान की भी तलाशी ली। उन्होंने कहा कि राय को पहाड़ बनाते हुए बीजेपी के कायदीन इंतखाबात में हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी की जानिब से प्रगति भवन के घेराव करने के ऐलान को मज़ाक़ा खैज़ करार दिया और कहा कि TRS के 60 लाख कारकुन हैं। अगर वो बीजेपी कायदीन के घरों का मुहासरा करने निकल पड़ते हैं तो क्या हालात पैदा होंगे, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिद्दीपेट में पुलिस ने बीजेपी कायद के मकान से रकम जब्त करते हुए उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रहे थे। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कारकुन वहां पहुंच गए और पुलिस से ज़बरदस्ती 5 लाख की रकम छीन कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस तहकीकात में तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। ఏంటంటే బాగుండదు పద్ధతి. నేనేమంటున్నా రైట్ రాయల్గా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా చాలా రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి. ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరి ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అంతేగాని మీరు మాట్లాడొద్దు, మేము చెప్పింది తినాలి, మేము ఇవి చేస్తున్నాం కదా అవి చేస్తున్నాం కదా అట్లా ఉండదు. మీరు రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడుకోండి. ఇప్పుడు మమ్మల్ని తిట్టిరు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని. నిన్న మాతోనే ఉన్నారు కదా, ఉండి బాగా చేసిందని చెప్పుకుంటారు కదా. కాబట్టి అక్కడ కూడా అన్ని బక్వాస్ మాటలు ఆ ప్రచారంలో కూడా. మేమేవైతే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నామో రైతు బంధు, రైతు బీమా, కళ్యాణ లక్ష్మి, KCR కిట్ అన్న మా డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్తూ, నేను మీ డబ్బులు ఉంటే మీ కేంద్రంలో మీ ప్రభుత్వం ఉంది, ఇక్కడ ఒక మంత్రి ఉన్నాడు, ఎంపీలు ఉన్నారు కదా, మీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్, మీరు రేపు పోయి ఢిల్లీ నుంచి वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामों में जो रुकावट पैदा हो गई थी उसमें तेज़ी पैदा करें। मिनिस्टर क्वार्टर्स में महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने कहा कि दही तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा की जाए।
PMJSV के कामों को जल्द मुकम्मल करें और दूसरे बैच के फेज़ 3 के कामों की तजवीज़ मरकज़ को रवाना करें। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को रियासत में 2601 रैतू वेदिका की तामीर शुरू करने के काम पर जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि वो काम आधे मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए और किसानों के लिए तामीर किए जाने वाले 1 लाख खल्ले के काम जल्द शुरू किए जाएं। इरवली दयाकर राव ने कहा कि पसमानदा ज़िले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओहदेदार बुनियादी सतह पर कामों का जायज़ा लें और तेज़ी के साथ कामों को मुकम्मल करें। రేపంచి రెగ్యులర్గా అందరితో మాట్లాడతా ఇష్టంగా మీరు మొన్నడు కలవనడు ఈ పరిస్థితి అని చెప్పి ఇంతవరకు ఏముంటుంది. మళ్ళీ రెండో లిస్ట్ కూడా వస్తున్నాయి. స్పెసిఫిక్గా కొన్ని మళ్ళీ చేంజెస్ వస్తాయి. మళ్ళీ మేము కొన్ని పంపించిన రిజెక్ట్ కావచ్చు. దీంట్లో ఇవన్నీ వస్తాయి కూడా కాదు సార్. మనము ఎంపీస్కు మన ఇండికేషన్ ఏమన్నా చెప్తామా వద్దా? అట్లా కూడా చెప్తాం. మనం మినిమం 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దాకా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం. కొన్ని దిక్కులో 30 వస్తుంది, కొన్ని దిక్కులో 10 కూడా వచ్చినట్టు లేవు, కొన్ని దిక్కులో ఎక్కువ కూడా వస్తాయి. మన ఆ జిల్లా కూడా అన్నట్టు అట్లా చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు సాధ్యం ఉంటుంది సార్. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యే దాంట్లో కవర్ అయ్యి కూడా ఉండొచ్చు. ఎమ్మెల్యేస్ చెప్పినవి మనము तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कहा है कि हुक्मरानी में प्लानिंग डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है। उन्होंने आज तेलंगाना स्टेट स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट के मौजू पर तहरीर शुदा किताब की रस्म इजरा की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि इस किताब में रियासत से मुतालिक GSDP के तखमीने, हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमात, मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स और हुकूमत की जानिब से हासिल करदा तरक्की की तफसीलात को तफसीली तौर पर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की जामे तरक्की और फलाही प्रोग्राम्स की अमलावरी में प्लानिंग डिपार्टमेंट का अहम रोल होता है। रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात को यकजा करते हुए उसे किताब की शक्ल दी गई है। ये एक अजीम कारनामा है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की से मुतालिक मज़ीद तफसीलात के लिए हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाली वेबसाइट tsdps.telangana.gov.in पर भी देखा जा सकता है। उन्होंने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, सुदूर नशीन ज़िला परिषद और दीगर अवामी मुंतखबा नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो मज़कूरा वेबसाइट से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। अवामी मुंतखबा नुमाइंदे अपनी ड्यूटी तस्वुर करते हुए इस वेबसाइट में पेश करदा आदाद व शुमार डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं और इन इतलात को आवाम तक भी पहुंचाया जा सकता है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रेवेन्यू के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धरानी पोर्टल के जरिए आवाम को रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के खिदमात फराहम करें। मंगल के दिन महकमे रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों और अमले की तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 29 अक्टूबर को धरानी पोर्टल का आगाज़ करेंगे। उन्होंने रेवेन्यू के अमले से अपील की कि वो धरानी पोर्टल के कामयाब निफाज के लिए वज़ीर आला के तवक्कुआत के मुताबिक आसान, शफ़ाफ और तेज़ रफ्तार खिदमात अंजाम दें। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। धरानी पोर्टल मुल्क में ट्रेंड सेटर बन जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने धरानी पोर्टल के काम के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि स्लॉट बुकिंग, सिटीज़न ओपन पोर्टल और तकसीमकार मॉड्यूल के बारे में बताया। तहसीलदारों और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के किरदार और जिम्मेदारियों को भी तफसील से खुलासा किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमे रेवेन्यू की जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है, क्योंकि वो अब मुश्तरिका सब रजिस्ट्रारों की हैसियत से काम करेंगे। उन्होंने रेवेन्यू के मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो बतौर टीम काम करें और हुकूमत का नाम रोशन करें। हुकूमत महकमे रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि तकनीकी उमूर को दूर करने के लिए एक रियासती सतह का कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। इसी तरह ज़िलेई सतह पर तकनीकी टीम ज़िलेई सतह पर पैदा होने वाले मसाइल को हल करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मकसद के लिए तमाम दफातर में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। బాగా అవ్వాలి, దాంట్లో కలిసి మనందరం మంచి పని చేయాలి, ప్రభుత్వంకి మీకు ఒక మంచి పేరు రావాలి, ఆ ఉద్దేశంతో నాకు తెలుసు ఒక ఎన్నో సంవత్సరం నుండి సీఎం గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.
దీని సందర్భంగా మీరు ఒక మంచి పని చేశారు. దాని పేరంటే LRUP. ఈరోజు మన ధరణి పోర్టల్ ఎంత నమ్మకంతో లాంచ్ చేయగలుగుతారంటే అప్పుడు చేసిన మీ కృషి వలన ఈరోజు జరుగుతుంది. నేను ఒక చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతామంటే మొత్తం ఇండియాలో మన మొత్తం కంట్రీలో మనకి ఎట్లా డేటా ఉంది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీద ఎక్కడా లేదు. కరెక్ట్ ఆర్ నో? ఆ రోజు మీరు చేసిన కృషి ఈరోజు మనకి కనపడుతుంది. ఒక 48 అవర్స్లో 7,251 crores విదౌట్ ఏ సింగిల్ మిస్ మ్యాచ్ డబ్బు ఫార్మర్స్ కి రైతు బంధు కింద వెళ్ళింది అంటే అది మన LRUP పుణ్యం. ఆ రోజు మీరు కష్టపడి పని చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు మనకి నమ్మకం ఉంది దట్ వీఆర్ దేర్. మనకి డేటాలో ఎక్కడ సమస్య లేదు. సో దిస్ ఈస్ ది బ్యూటీ. साबिक वजीर व तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक कायदे अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल के रोज़ रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जायद बारिश, नकली बीजों और दीगर वजूहात की वजह से अपनी धान और रुई की फसलें ज़ाय करने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए। शब्बीर अली ने आज मेदक और कामारेड्डी DCC सुदूर और दीगर रहनुमाओं के साथ नारसिंगी मंडल के मुख्तलिफ खेतों का जायज़ा लिया, जहां काश्तकारों ने अपनी ही धान और रुई की फसलों को नजर आतिश कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर किसानों की मदद करे, वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। थोड़ा हाथ लगाइए, लगाए साहब, आप भी लगाओ। ऊपर क्या बोकेगा? हाँ చలో మీ డ్రెస్ వాళ్ళకంతా వాకింగ్ అయిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ లేదా భూషణ మన ఫోన్ పెట్టే मेरा भी 12 एकड़ का धान है, जिसमें 6 एकड़ बारीक धान और 6 एकड़ मोटा धान लगाए। लेकिन जो बारीक धान KCR के बोलने पे लगाए तो वो सारा का सारा 2 काटो एक मच्छर होता, मच्छर की, उसके लिए 6 टन स्प्रे करने के बावजूद भी वो मच्छर ने सारा खेत खा लिया। अब किसान को सिर्फ जलाने के सिवाय कुछ नहीं चारा बचा। तो मैं तो पट्टेदार हूँ, ये हौलदार हमारा गणेश नामी आदमी ने आज 6 एकड़ अपना खेत जला लिया। इसी तरीके से अहलिया जो उनको हुकूमत कही कि भाई तुमको बारीक चावल डालेंगे तो बारीक धान डालेंगे तो हम पैसे नहीं देंगे, तुम मकई डालेंगे हम तुम्हारा रैतु बंधु नहीं देंगे, हम खरीदेंगे नहीं। उनके डर को बोले कि आप रुई डालो, कॉटन डाले, कॉटन का फूल ही नहीं आया। किसकी वजह से नहीं आया फूल? तो तुम्हारा बीज जो है डुप्लीकेट बीज है, नकली तुमने बीज दिया, उसके वजह से आज किसान अपना 3 एकड़ जला लिया। उसको खाली 1 एकड़ पे 50,000 रुपये आज उसको नुकसान हुआ। इसी तरीके से और एक एल्लम्मा जैसी औरत बालम्मा 3 एकड़ अपना फसल को अपने हाथों से जलाई। उस औरत से पूछो, उसके आंसुओं से उसका चेहरा बता रहा था
मैं 4 महीने मेहनत करी रात दिन, और आज वो मेहनत का फल ये है कि मेरे हाथों से मैं खुद मशाल लेकर अपना खेत को जला रही हूँ। ऐसा दिन आता समझ के मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, और मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा है कि मेरे खेत को मैं खुद जला रही हूँ। ये अल्फाज थे। केसीआर से मेरा डिमांड है कि फौरी जो किसान तुम्हारे बोलने से बारीक धान डालिए, जो नुकसान है पूरा नुकसान की भरपाई करो, उनको एकड़ को 40,000 रुपये दो, और मकई नहीं डालना आप काटन डालो बोले, जो काटन नुकसान हो उसको 50,000 रुपये से भर्ती करो, और 2,500 से बारीक चावल ख़रीदो, और जो भी नुकसान हुए उसकी पाँचवाई करो। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन रखकर आपने 10,000 वही बहुत कम रकम है। हम तो चाह रहे थे कि 25,000 देना, लेकिन फिर भी तुम 10 दिए, लेकिन यहाँ के किसानों को 6 साल से 1 रुपया रकम नहीं दिए। हमेशा नुकसान उठा रहे किसान। अब दूंगा जब दूंगा। इस दफ़ा डिमांड करूँ कि ये महीने के आखिर तक इन किसानों को सारा नुकसान की पाँचवाई करना, क्योंकि आपके बोलने पे डाले ये फसल। अगर उनको मौके पे छोड़ देते तुम जो चाहे डालो, जो चाहे खाओ। बीजेपी जिस तरीके से ये गोश्त नहीं खाना, ये गोश्त खाना, ये लोग भी केसीआर उनका बड़ा भाई है कि ये चावल नहीं डालना, ये दाल नहीं डालना, ये मकई नहीं डालना, उसकी हम सख्त मजम्मत कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तायद और मुखालिफत करने वाले 2 ग्रुप्स हैं। गुज़िश्ता रात बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की पुलिस की जानिब से ज़बरदस्ती गिरफ्तारी और जदोकोब करने के वाक़े पर रेवंत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि अब तक रियासत के बीजेपी कायदीन का ये ख्याल था कि हुक्मरान जमात टीआरएस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन गुज़िश्ता रात बंडी संजय के साथ जो वाक़या पेश आया उससे बीजेपी कायदीन की सारी खलाई खुल गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी में एक ग्रुप चीफ मिनिस्टर की तायद में है और दूसरा ग्रुप चीफ मिनिस्टर की मुखालिफत में। बीजेपी में ग्रोहबंदियों का आज उस वक्त वाज़े पता चल गया जब सिद्दीपेट पुलिस के खिलाफ करीमनगर में जारी बीजेपी सदर बंडी संजय की भूख हड़ताल में उनसे मुलाकात करने मुरलीधर राव और विद्यासागर राव नहीं पहुंचे, जबकि ये दोनों करीमनगर में ही मौजूद हैं। इसके बरक्स बंडी संजय से मुलाकात करने निज़ामाबाद से रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद करीमनगर पहुंच गए। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के बड़े कायदीन टीआरएस के साथ साजबाज हो गए हैं। इसी तरह ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी भी टीआरएस हुकूमत के मवाफ़िक़ में काम कर रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ मैच फिक्सिंग कर लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना एडसेट इम्तिहान के नतायज चारशुम्बा यानी 28 अक्टूबर को जारी होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़राए के मुताबिक इस मरतबा D.Ed कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद एडसेट इम्तिहान का उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने एहतमाम किया था। 1 और 3 अक्टूबर को रियासत भर में एडसेट इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसमें 30,600 उम्मीदवारों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के ज़राए ने बताया कि चारशुम्बे को 11:30 बजे दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी नतायज जारी करेंगे। चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी 7वां मीलाद ब्लड डोनेशन कैंप जुमा यानी 12 रबीउल अव्वल को 9 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक GM के गार्डन मोती दरवाज़ा गोलकुंडा रोड पर मुनक़िद होगा। खून की कमी के मरीजों को अतिया के लिए मीलाद के मौके पर इस कैंप का अहतमाम किया जाता है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन इस कैंप का इफ्तिताह करेंगे और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी इस मौके पर हाजिर रहेंगे। आपको बता दें कि मीलाद जुलूस से मुताल्लिक़ भी एक इजलास मुनक़िद किया गया था और कई अहम फैसले लिए गए थे। जुमे का दिन आ रहा है तो उस दिन भी जुलूस का एहतमाम होगा हस्बे अमलदार आमद ख़दीम साबिक़ की तरह। तो जुलूस की टाइमिंग ये रहेंगी कि 12:30 बजे ख़ादरी चमन शरीफ में नमाज जुमा का एहतमाम रखा गया है। तो लगभग 1 बजे नमाज से फारिग होने के बाद ठीक 1 बजे ख़ादरी चमन से जो है जुलूस निकलेगा और मक्का मस्जिद पहुँचेगा ठीक 2 बजे। उस वक़्त तक जितने भी अतराफ़ और अकनाफ़ के जो तंजीमें हैं, जैसा कि हमारे
बड़ी तंजीम नेमतुल्लाह कादरी साहब और बड़ी तंजीम हमारे जो बिल्कुल छाए हुए रहते हैं जुलूस में, कादरिया इंटरनेशनल, और आपके झंडों का रंग भी एक मुनफरिद अंदाज में जो है पूरे झंडों में चमकता रहता है। तो माशाल्लाह आप सब अतराफ अकनाफ के इलाकों से जो है मक्का मस्जिद के पास ठीक 2 बजे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे हाजिर साहब पहुंच जाएंगे। तो फिर वहाँ से अलहाज सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ व सज्जाद पाशा साहब क़िबला जानशीन शेखुल इस्लाम और सज्जादा नशीन खादी चमन हरी झंडी दिखाएंगे, जो हस्बे अमलदार आमद ख़दीम जो रिवायत है हमारी कि झंडी बताकर, झंडी लहलाकर और दुआ होंगी खूल पाशा शुतारी साहब क़िबला की, और सब सारे उलमाए दीन और मशाइख़ निज़ाम सब रहेंगे। फिर सबकी मौजूदगी में झंडी दिखाकर जो है दुआ के सलाम के साथ जो है वहाँ से फिर मरकज़ी जुलूस का जो है इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जो मक्का मस्जिद से निकल कर, मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले से निकल कर चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल, सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा से होता हुआ पुरानी हवेली, फिर उसके बाद मीराला मंडी, उसके बाद जो है एतबार चौक, कोटला अलीजा से होता हुआ मुगलपुरा वाल्टा होटल के पास इख्तिताम को पहुँचेगा हस्बे साबिक़ की तरह। तो अब जुलूसियों से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों से, उशाखों से, ग़ुलामों से ये अदबन गुजारिश करती है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया कि आजकल का जो माहौल है, ये पेंडेमिक का नाम लेकर जो पैनिक किया गया है, ज़रूर आका के ग़ुलाम तो कभी पैनिक होते नहीं, ना हुए थे, ना होते हैं, ना होंगे। इसलिए कि किसी ने क्या खूब कहा, बलाएं लेके कहती है हर बला मुझसे, यानी आका के ग़ुलाम से, तेरा क्या क्या जाए, खुदा तेरे साथ है। तो अब आका भी साथ है, खुदा भी साथ है, तो आका जिधर साथ होंगे खुदा तो खुद ब खुद साथ होगा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें तो हमारे को कभी गज़ित ना पहुँचाई। आप हजरात भी देख रहे हैं कि जितना भी पैंडेमिक असरा गुजर शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ और अनलॉक भी शुरू हुआ, सब शुरू हुआ, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के शेर हमेशा जो है अवाम में रहे, अवाम की जो है खिदमत में जुड़े रहे, ना कभी किसी किस्म का जो है पैनिक हुए ना होंगे। मगर जो कायदा कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको भी मलहूज़ रखते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौक़ दर जौक़ जुलूस में शामिल होंगे, वो सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करेंगे। इसलिए कायदे अहले सुन्नत ने मोटरसाइकिलों का जो है का ऐलान किया है कि लोग बजाय पैदल चलने से खलत मलत होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है, इसलिए मोटरसाइकिलों पर रहेंगे तो आसानी के साथ जो है सोशल डिस्टेंस का भी एहतमाम होगा। और फिर जो हजरात भी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के बीजेपी यूनिट के सदर बंडी संजय और दुब्बा के असम्बली हल्के के पार्टी उम्मीदवार रघुनंदन राव से फ़ोन पर बातचीत की। बीजेपी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात सिद्दीपेट में पुलिस की जानिब से बंडी संजय की गिरफ्तारी और उन्हें करीमनगर मुंतकिल कर दिए जाने के बाद अमित शाह ने संजय से फ़ोन पर बात की और सारे वाक़े की तफसीलात हासिल की। इसी दौरान अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए इंतखाबी मुहिम की तफसीलात हासिल की। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने सिद्दीपेट वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी को हिदायत दी है, जिसमें सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जोएल डेविस और पुलिस के दीगर ओहदेदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बीजेपी के रियासती
అవును సార్. బేగూగానికి కేటీఆర్ గాని దక్కలేదా? పటాన్ చెరు కెమికల్ వాసన బంజారా హిల్స్కి వస్తున్నాయి. తలకాయతో పని చేస్తున్నావా, ఏం చేస్తున్నావు చెప్పండి. పొద్దున ఏం సమాచారం నీకెందుకు చెప్తానండి? నా ప్రోగ్రాం నేను చెప్తాను. నీకెందుకు చెప్తాను నా ప్రోగ్రాం ఏంటి? ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి? ఇంటి ముందర సీన్ ఏంది? అక్కడ నా ఇంట్లో నా భార్య ఫోన్ చేసుకుంటా వచ్చిందా పోతుండా అని నువ్వు ఓడవయా? హూ ఆర్ యూ? హూ ద హెల్ ఆర్ యూ? ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడికి? ఇదే తెలుగు రాదా? ఎవడాడు సార్ వాడు? కలుపు ఫోన్ కలుపు. మరీ సమాచారం అయితేనే అది కేసీఆర్ పర్సనల్ అకౌంట్ అయితే జీతాలు ఇస్తున్నా మీకు? నమస్కారం సార్ మాట్లాడు. ఏమండి ఏసీపీ గారు ఎందుకు వచ్చారు పొద్దున్న లేవగానే? గుడ్ మార్నింగ్. మీ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? ప్రగతి భవన్ ముట్టాడా? ఎవరిచ్చిరా? ఎవరిచ్చారు ప్రగతి భవన్ ముట్టడి? మీ వాడు ఉన్నాడా? మీ ముఖ్యమంత్రి ప్రగతి భవన్ ఉన్నాడా? ఫామ్ హౌస్ ఉన్నాడా? నవ్వుతారేందండి? మీ వాడు ప్రగతి భవన్ ఉన్నాడా? दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,39,21,215 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,66,543 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 79,46,429 हो गया है, जबकि 1,19,502 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,32,671 हो गई है, जबकि 1,315 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पीर के रोज़ 837 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 17,890 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से मुतासिर तेलुगु फिल्म अदाकार राजशेखर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। आज डॉक्टर्स ने उनकी सेहत से मुतालिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि उनकी प्लाज्मा थेरेपी की जा रही है और इनवॉइस वेंटिलेटर हटा दिया गया। उनकी सेहत पहले से बेहतर बताई गई है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल वो, उनकी बीवी और दोनों लड़कियां कोरोना से मुतासिर हो गई थी। वरंगल अर्बन ज़िले में एक जीप ज़राई बौली में गिर पड़ी, जिसमें सवार 12 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। यह हादसा आज सपहर ज़िले के संगम मंडल के गवीचरला के पास पेश आया। यहाँ मौसूला इतलात के मुताबिक वरंगल से नेकुकोंडा की तरफ जाने वाली जीप बेकाबू होकर सड़क के बाजू वाक़े ज़राई बौली में गिर पड़ी। जीप में 16 अफराद सवार थे। इस हादसे की इतला के फौरी बाद पुलिस ने मकामी अफराद के ताउन और जेसीबी की मदद से 12 अफराद को बाहर निकाल लिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।